नेशनल लेवल के ताइक्वांडो खिलाड़ी, घुड़सवारी के शौकीन, जानवरों से लगाव रखने वाले जोगिंदर पुंडीर लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं। जोगिंदर पुंडीर भारतीय जनता पार्टी और संघ से जुड़े हुए हैं। देहरादून की कैंट विधानसभा से 3 बार जोरदार दावेदारी करने वाले पुंडीर इस वक्त बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। आखिर क्या कहते हैं वो किसान आंदोलन के बारे में? कैंट विधानसभा से दावेदारी इस बार कैसी रहेगी? प्रदेश सरकार के कामकाज पर क्या है पुंडीर की राय? मौका मिलने पर क्या है जोगिंदर पुंडीर का एजेंडा? आपके सवालों के जवाब देंगे जोगिंदर पुंडीर, प्रदेश उपाध्यक्ष बीजेपी किसान मोर्चा। आपकी बात संवाद 365 के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हमारा खास कार्यक्रम आपकी बात संवाद 365 के साथ देख रहे हैं आप। और आज हमारे साथ खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष जोगिंदर पुंडीर जी। जोगिंदर पुंडीर जी, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज सवाल जवाब होंगे जोगिंदर पुंडीर जी के साथ। और काफ़ी एक लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं जोगिंदर पुंडीर जी। तमाम बातों को लेकर उनसे सवाल किए जाएंगे, वो जवाब देंगे। तो पुंडीर जी, क्योंकि आप किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो जाहिर सी बात है पहला सवाल किसानों को लेकर बनता है, क्योंकि एक लंबा समय हो चुका है किसानों को अपनी मांगों पर अड़े हुए। लेकिन सरकार का अगर हम रुख देखें, किसानों का कहना यह है कि सरकार उनकी बात को सुन नहीं रही है। किस तरह से आप इस देख रहे हैं कि इस किसान आंदोलन को देख रहे हैं? एक लंबा टाइम हो चुका है इसे खींचते खींचते, लेकिन मैटर अभी सॉल्व नहीं हो पाया। देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले कार्यकाल के प्रथम वर्ष से ही किसान की आय दोगुनी करने के लिए और कृषि एक हमारी समृद्ध एक योजना के साथ किसान संपन्न हो और देश आगे बढ़े, इसी के साथ काम इसमें हो रहा है। कृषि विधेयक अपने आप में एक आमूलचूल परिवर्तन की एक जो आवश्यकता थी, क्योंकि दशकों तक जिन लोगों ने सत्ता में जो रहे उन्होंने किसानों की हालत बद से बदतर करी। और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों को बिचौलियों से मुक्त करके अपनी आय दोगुनी करके साधन संपन्न वो बने। इसी के तहत कृषि विधेयक का बिल पास किया। चरण सिंह जी का जो सपना था, माननीय महेंद्र सिंह टिकैत जी का जो सपना था, और किसानों और जवानों के हित में जितना हम बोलते थे उसको अगर जो करके दिखाया, तो सिर्फ कोरी घोषणाओं के या वोट बैंक की नीति के तहत नहीं, आम जन के लिए और किसानों के लिए जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कृषि विधेयक ये बिल लाया, इसमें विपक्ष लगातार किसानों को गुमराह करता रहा। कि पहले उन्होंने गुमराह किया कि एमएसपी ख़त्म कर दी जाएगी, फिर उन्होंने गुमराह किया कि मंडी ख़त्म कर दी जाएंगी, फिर उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आपकी खेती की जितनी ज़मीन है वो छीन ली जाएगी। ये सब भ्रामक और एक विपक्ष की अच्छी सकारात्मक सोच का नतीजा नहीं था। पहले दिन से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रयास किया कि किसानों की आय दोगुनी हो और हमारा किसान सुखमय जीवन जिए। लेकिन जिन टिकैत साहब की आपने बात करी, उन्हीं के बेटे किसानों का नेतृत्व कर रहे हैं, और वो तो ये कह रहे हैं कि हमें एमएसपी पर सरकार से भरोसा चाहिए। वो भरोसा उन्हें मिल नहीं पा रहा है। क्या कारण रह रहे हैं कि सरकार किसानों को कॉन्फिडेंस में नहीं ले पाई, या फिर उनको समझा नहीं पाई? वही राकेश टिकैत का अगर जो आप बयान देखेंगे, जब कृषि विधेयक आया था तो उन्होंने कहा था कि आज मेरे पिताजी की आत्मा को शांति मिलेगी, और आज जो हमने वर्षों तक आंदोलन किया उसको आज केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उन सपनों को पूरा किया। तो आज किस कारण से वो विरोध कर रहे हैं ये तो वो जाने कि, या उनके आसपास जो उनके साथ रहने वाले पूर्ववर्ती साथी हैं उन्होंने समय समय पर विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को बता भी दिया कि उनकी व्यक्तिगत चाह क्या है। वो किसानों के समर्थन में नहीं, एक जो माननीय नरेंद्र मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी की प्रत्येक नीतियों का विरोध करने वाले एक जो लोग हैं, वो इस समय उनके बहकावे में आकर अपने मुद्दों से भटके हुए हैं। आपका कहने का मतलब ये है कि क्योंकि जो बीजेपी के तमाम नेता हैं या फिर मंत्री हैं, उनका कहना हर बार यही है कि कांग्रेस के जो लोग हैं वो इस आंदोलन की एक दूसरी दिशा में ले जा रहे हैं, वो किसानों को बरगला रहे हैं। लेकिन एक कम से कम किसानों का जो कहना है कि कम से कम एक बार उनकी बात सुनी जाती। जब वो पहली बार दिल्ली आ रहे थे, उन्हें आने नहीं दिया गया, तो एक बातचीत के जरिए, ये आखिरी सवाल किसानों से जुड़ा मेरा होगा, एक बातचीत के जरिए क्या ये मामला सॉल्व होता हुआ आपको दिख रहा है आने वाले कुछ दिनों में? आपने देखा होगा किसान तो खेत में है, और जो इस देश को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, वो
कुछ ऐसे विपक्ष के लोग उनके साथ और कुछ देश विरोधी ताकतों के साथ मिल के जो एक ये चल रहा है षड्यंत्र, मैं नहीं समझता कि इसमें किसी किसान को कोई नुकसान हुआ। मैं खुद भी एक किसान परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। मैं खुद यहाँ पर कृषि में हमारा प्रमुख व्यवसाय है। और आप देखें कि चाहे टिकैत हैं, चाहे उधर से अकाली दल है या उधर से और बहुत से लोग हैं विपक्ष के लोग, जो कि हमारे साथ हर समय कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे, लेकिन इस विधेयक का समर्थन भी किया। लोकसभा में, राज्यसभा में इस पे चर्चा हुई, बात हुई, तब ये विधेयक आया। सबकी विभिन्न राज्यों में ये पहले से ही ये इस पे काम चल रहा था। बहुत सी राज्य सरकारें इस पे काम कर रही थी, लेकिन जहां इनको बोलना था वहां ये नहीं बोले। और रही बात कि सरकार का अडिग रूप, मैं नहीं समझता। सरकार ने लगभग 11 से 12 बार किसानों के साथ मंत्रणा की है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कृषि मंत्री पीयूष गोयल इन सबको लगाया। हमने उनको लगातार वार्ता के लिए बुलाया, लगातार अच्छे उसमें माहौल में बात हुई। हमने कहा कि इसमें अगर कुछ आपको लगता है कि कुछ गलत, कुछ नहीं है, ये सब किसानों के फायदे में है। लेकिन कुछ जो बिचौलिए थे और जो कुछ विपक्ष के नेता थे, वो सिर्फ उसमें अपना फायदा देख रहे थे। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कृषि मंत्री ने, हमारे पीयूष गोयल जी ने लगातार संवाद किया और उसमें काफ़ी हद तक सफलता भी मिल रही थी। लेकिन कुछ बिचौलिए जिन्होंने कि किसान की आय का आधे से ज़्यादा आज़ादी से पहले भी और अब तक भी अपने पास रखा, उनको ये बात ठीक नहीं लग रही थी। किसान आज भी खेत में है। आपका कहना ये किसान खेत में है, जो आंदोलन कर रहे हैं वो बिचौलिए हैं। वो बिचौलिए, उसमें अधिकांश बिचौलिए हैं। ये किसानों की बात थी, क्योंकि आप प्रदेश किसान मोर्चा में उपाध्यक्ष हैं बीजेपी में। अच्छा, एक बात इससे जुड़ी हुई ये बता दीजिए, क्या इस प्रदर्शन में, किसानों के आंदोलन में, क्या उत्तराखंड का किसान भी शामिल है? उत्तराखंड के किसान तो ना के बराबर गए, लेकिन जो विभिन्न पार्टियों से जुड़े हुए लोग थे वो उनको अपने साथ लेके गए। बहरहाल चलिए, किसान आंदोलन लगातार जारी है। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं आपकी। आप एक लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं। आपके परिवार का जो बैकग्राउंड रहा है वो भी पहले पुराने समय से राजनीति से जुड़ा हुआ रहा है, आपके दादा परदादा से लेकर पूरा, क्योंकि एक ग्रामीण परिवेश आपका था। उस बारे में ज़रा बताइए। देखिए, देहरादून में कांवली गांव किसी पहचान का मोहताज नहीं है, सब जानते हैं। और हमारे बड़ों ने भी राजनीति से, तो मैं क्या कहूँगा, हम सेवा भाव से अपने क्षेत्रवासियों से एक परिवार की तरह जुड़े रहे हैं। लोग हमारे सुख दुख में, हम उनके सुख दुख में एक दूसरे का सहयोग करके अपने क्षेत्र के निरंतर विकास के लिए, और कोई भी व्यक्ति की कोई भी परेशानी हो तो हम मिलजुल के उसको कैसे हल निकालें, इसी उसमें लोगों के सहयोग से, चाहे मेरे बाबा जी हैं या मेरे पिताजी भी इस 11 गांव के सरपंच रहे, बड़े भाई प्रधान रहे, 12 स्टेशन के प्रेसिडेंट भी रहे। और विभिन्न भारतीय जनता पार्टी में जब मैंने कदम रखा तो उसके बाद राष्ट्रीय दलों के लोग आए, उन्होंने सिंबल की भी ऑफ़र की, लेकिन मेरा भारतीय जनता पार्टी में रुझान था। संघ संगठन की रीति नीति, जो पंडित दीनदयाल जी का एक सपना कि हर हाथ को काम और हर खेत को पानी जब तक नहीं मिलेगा, जब तक हम पिछले वंचित अभावग्रस्त व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाकर, सक्षम बनाकर अपने समकक्ष ना ला दें, तब तक हम संघर्ष करेंगे। तो राजनीति में हम सेवा भाव से आए जी, क्योंकि आपका एक बैकग्राउंड भी, आपके जैसा आपने बताया दादा परदादा सरपंच थे, एक जो टच होता है पॉलिटिक्स का, क्या वहीं से आ गया था, ऐसा लगता है? वहीं से, वहाँ से भी आप समझ सकते हैं। लेकिन क्षेत्र में लगातार जब आप सेवा भाव से एक अच्छे और सच्चे मन से काम करेंगे, अब उसमें आपको कहीं ना कहीं जुड़ना ही पड़ेगा। लेकिन मेरा सौभाग्य है कि मैं बचपन में, जब हम फुटबॉल, मैं बचपन से ही खेल का शौकीन रहा हूँ, फुटबॉल खेलते थे तो वहाँ शाखा लगती थी, तो शाखा से ही हमने अपना संघ का जीवन शुरू किया। मेरी बस वहीं से एक रुचि और हुई, और लोग काम करने के लिए कोई हमारे पास आए, काम होना ना होना उसका भाग्य है, करने वाला वो परमपिता परमेश्वर, हम उसके किसी अच्छे काम में माध्यम बन रहे, तो मैं सौभाग्य समझता हूँ कि क्या पता किसका आशीष फल रहा है। चलिए, जोगिंदर पुंडीर जी, आपको हम ये भी बता दें कि राष्ट्रीय स्तर के ताइक्वांडो प्लेयर हैं आप, और फुटबॉल से भी काफ़ी समय तक जुड़े रहे हैं। 7 साल तक आप डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, और आप फुटबॉल में और तमाम खेलों में इतने समय से इन्वॉल्व रहे हैं। क्या लगता है कि इस दिशा में
स्टेट में गेम्स हमारे जा रहे हैं, क्या युवाओं को मौका मिल रहा है, चाहे वो फुटबॉल हो, क्योंकि क्रिकेट में तो तमाम तरह के चांस मिलते हैं, लेकिन ये ऐसे खेल हो चुके हैं, भले उत्तराखंड का राज्य खेल फुटबॉल हो, आपके ही समय पर वो शुरू हुआ था, लेकिन आज किस दिशा में देख रहे हैं आप खेल को उत्तराखंड में? देखिए, खेल में तो एक जो खेल संघों की एक नीति रही, मैं बहुत धन्यवाद करता हूं अपने पूर्व खेल मंत्री अभी राजवर्धन राठौड़ ने स्पोर्ट्स कोड जो लेके आए थे, वो बहुत अच्छी एक उनकी पहल थी और हमारे जो युवाओं को एक मौका मिलना चाहिए उसका एक अच्छा प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाया था। अपने प्रदेश की जहाँ तक बात है तो हमारी भौगोलिक परिस्थिति में हमारी बॉक्सिंग और फुटबॉल के लिए तो बहुत अच्छा वातावरण है। हमने जब मैं डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन का अध्यक्ष था अपने सहयोगियों के सहयोग से, तो हमारे खेल मंत्री माननीय खजान दास जी के माध्यम से हमने फुटबॉल को राज्य खेल घोषित कराया। लेकिन आज थोड़ा सा दुर्भाग्य है कि फुटबॉल जहाँ तक हमारी पहुँचनी चाहिए थी, आज हमारे प्रदेश में एक समय ऐसा था कि जब यहाँ पे गोरखा रेजिमेंट 5GR और वो थी, तो पूरे देश की फुटबॉल देहरादून एक केंद्र बिंदु था और पवेलियन उसका केंद्र बिंदु था। लोग जैसे आज ईस्ट बंगाल और मोहन बगान क्लब के या वहाँ कलकत्ता में फुटबॉल है, वो स्तर कभी देहरादून का हुआ करता था। मेरा यही एक सपना है कि आज हम उस अपनी फुटबॉल को कैसे अपने जो हमारे नौजवान और नौनिहाल खिलाड़ी हैं उनके लिए एक ऐसा अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करें कि जिससे कि वो आने वाले समय में प्रदेश और देश का नाम रोशन करें। तो जोगेंद्र पुंडीर जी, एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल और डायरेक्टली मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि एक लंबा समय हो चुका है आपके राजनीतिक करियर को, जहाँ से आपने शुरुआत की, आपके साथ के जो लोग थे या फिर आपके बाद के जो लोग थे वो मंत्री भी हो सकते हैं, विधायक भी हो सकते हैं, कई बड़े बड़े पदों पर पहुंच चुके हैं। पिछले 3 टर्म की अगर हम बात करें, उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव जब भी हुए हैं, हर बार आपके क्षेत्र से एक दावेदारी रहती है कि जोगेंद्र पुंडीर को टिकट, जोगेंद्र पुंडीर को टिकट, अंतिम समय तक, लेकिन वो टिकट आ नहीं पाता है। अब अगले साल चुनाव होने वाले हैं, क्या इस बार भी दावेदारी होगी, और अगर होगी तो किस लहजे में होगी? जहाँ तक टिकट की बात है तो भारतीय जनता पार्टी में जो चेहरा होता है वो कमल का फूल होता है और नाम होता है भारतीय जनता पार्टी। तो टिकट तो आ रहा है और जो शीर्ष नेतृत्व हमारी जो एक शीर्ष नेतृत्व है राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर का, तो वो उनकी एक मॉनिटरिंग रहती है। नाम माननीय नित्यानंद स्वामी जी के समय से लक्ष्मण चौक विधानसभा सीट से उस समय भी लोगों का मन था, अपना भी सेवा का मन था, क्योंकि कि आप अपने क्षेत्र की सेवा किसी पद पे रह के बहुत अच्छे से जो आपके सपने हैं तब कर सकते हैं। लेकिन हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता 365 दिन हर पल हर क्षण जो पंडित दीनदयाल जी का सपना था उसी को पूरा करने के लिए काम करते हैं, ना कि अपने व्यक्ति विशेष के लिए। लेकिन फिर भी अगर जैसे पब्लिक का मन है और प्रत्येक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा भी रहती है कि वो आगे बढ़ के कुछ करे, तो उस निमित्त हमने भी आज इस पार्टी का मैं तो सौभाग्य और धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो हमारा कार्यकाल रहा इसमें जो हमने सपना देखा था, चाहे वो राम मंदिर का था, चाहे 370 का था, CA NRC का था, ये सारे काम बहुत अच्छे से हो रहे हैं। तो मैं तो इसीलिए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि हमारे कार्यकाल में और हमारे से पूर्व में भी जो लाखों लाख लोगों ने अपना बलिदान दिया और आज ये एक राष्ट्रीयवाद की भावना को से ओतप्रोत होकर जो भारतीय जनता पार्टी को 300+ सीट मिली केंद्र में और राज्य सरकार में भी 70 में 57 मिली, तो मैं तो अपने आप को किसी विधायक या मंत्री या मुख्यमंत्री से कम नहीं समझता। लेकिन एक जो विधायक का पद होता है वो विधायक ही होता है, हर बार दावेदारी में अंतिम समय तक जाते हैं, इस बार किस लेवल पर है? देखो, ये तो परमपिता परमेश्वर तय करेगा, संघ संगठन का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। यदि मेरे को मौका मिला तो मेरा एक मन है कि मैं अपने इस 21 कैंट विधानसभा को इस प्रदेश में अग्रणी और एक ऐसी आदर्श विधानसभा के रूप में देखना चाहता हूं कि जहां जो पंडित दीनदयाल जी का मैं बार बार वही बोलता हूं और माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी यही सपना है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये कब बनेगा? जब हम पंक्ति में खड़े पिछड़े अभावग्रस्त और वंचित व्यक्ति को हाथ पकड़ के अपने समकक्ष खड़ा करके आत्मनिर्भर नहीं बना देंगे, तब तक हम ये लगातार संघर्ष करते रहेंगे। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा यदि शीर्ष नेतृत्व ने अब की बार मेरे को आशीर्वाद दिया, नहीं तो पार्टी
जो भी निर्णय लेती है वो हमारे लिए सर्वोपरि होता है। लेकिन एक सवाल मेरा ये है, क्योंकि आपने भी अभी जिक्र किया, नित्यानंद स्वामी जब थे तब से लेकर, और लक्ष्मण चौक जब विधानसभा होती थी, उसके बाद धर्मपुर अलग हो गई, कैंट अलग बन गई विधानसभा, एक इंतजार भी आपका काफ़ी लंबा हो गया होगा। और साथ के, जैसा मैंने अभी भी कहा, कई ऐसे पॉलिटिशियन हैं आपके साथ के जो काफ़ी आगे चल चुके हैं। क्या ऐसा भी कभी कभी लगता है कि यार या तो उपेक्षा हो गई पार्टी के अंदर, और या फिर जो मौका मिलना चाहिए था वो मौका मिला नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, परमपिता परमेश्वर उसने इससे कुछ और बेहतर सोचा होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पार्टी ने अपेक्षा की है। मैं एक छोटे से वार्ड कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ था, फिर उसके बाद रायपुर युवा मोर्चा में आया, मंडल अध्यक्ष बना, प्रदेश के विभिन्न पदों पर रहा, आज भी मैं प्रदेश में उपाध्यक्ष हूँ। तो मैं नहीं समझता कि कोई अपेक्षा हुई है। आप समझते नहीं कोई उपेक्षा हुई? अगर चलिए एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ, ये आप लगातार पिछले कई सालों से दावेदारी कर रहे हैं, नहीं, देखिए, इस मामले में मेरा विचार बिल्कुल अलग है। संघ संगठन की रीति नीति पर चल के अब इस देश धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए, अपनी गौ गंगा गीता हिमालय के लिए, अपनी माँ शक्ति बुजुर्ग नौजवान और नौनियालों की रक्षा के लिए जो संघ संगठन ने एक रीति नीति पे चलना सिखाया, उसके लिए विधायक में अगर जो मैं आप ये कह दे तो ये अगर जो ये काम तो हम आज से 20 साल पहले भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, पार्टी के प्रति, उसकी निष्ठा के प्रति हम ईमानदारी से लगे रहेंगे। और मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि हमने बनने के बाद भी जो एक मैंने अपना सपना था वो बताया, लेकिन मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। राम मंदिर के नाम से हम इस पार्टी में जुड़े थे, आज भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, 370-35 से आर्टिकल CA NRC, उन सबको अगर जो देखें तो हमें अपने आप को अंदर से एक ऐसी अनुभूति होती है कि हम एक ऐसे संघ संगठन से जुड़े जो हमने एक सपना देखा था, आज वो सच हो रहा है। लेकिन फिर भी जहाँ तक आपका ये सवाल है, उसमें प्रत्येक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा होती है, लेकिन पार्टी जो भी निर्णय करेगी, मैं समझता हूँ कि अब की बार और बेहतर और अच्छी उम्मीद हमें है, और उम्मीद पे दुनिया कायम रहती है। महत्वाकांक्षाएं होंगी लेकिन पार्टी के दायरे में होंगी। पार्टी के दायरे में होगी। चलिए, पार्टी के दायरे में महत्वाकांक्षाएं होंगी, और दावेदारी आप कर ही रहे हैं, तो क्योंकि अब चुनावी मोड जो है उत्तराखंड में वो ऑन होने वाला है एक तरीके से, क्या एजेंडा रहेगा? क्योंकि कैंट विधानसभा में समस्याएं काफ़ी ज़्यादा रही, हमने मलिन बस्तियों के यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम्स देखे हैं, और मालिकाना हक को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम देखे हैं, तमाम चीज़ें हैं। एजेंडा क्या रहेगा, किस तरीके से अगर आपको मौका मिलता है विधानसभा चुनाव में, तो क्या चीज़ें देखते हैं इन सालों में पूरा नहीं हुआ जो होना चाहिए था? देखिए, पूर्ववर्ती जो हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने भी भरसक प्रयास किया, काफ़ी कुछ उन्होंने काम भी किया, लेकिन फिर भी बहुत अधूरे काम हैं। अभी अतिक्रमण के तहत भी हमारे कुछ लोग बैठे थे, सरकार के पास गए, उन्होंने उसमें कोर्ट के निर्णय को ना मानते हुए मलिन बस्तियों को मालिकाना हक दिलाने की बात कही। और मेरा एक ये भी है कि उनको मालिकाना हक मिलना चाहिए, या उनको सिर छुपाने की एक इज्जत मान सम्मान के साथ जगह मिलनी चाहिए, और वो मालिकाना हक उन्हें मिले। जैसा कि अभी माननीय प्रधानमंत्री और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने भी जो जहाँ है उसको वही मालिकाना हक मिले। और इसी में एक मेरा और भी मन है कि जिस प्रकार से हम अभी अपने बांग्लादेश, पाकिस्तान और अदर्स उससे जो हमारे अपने सनातनी जो और अपने जो पुराने लोग थे जब ये विभाजन से पहले के, वो अगर जो आए तो हम प्राथमिकता के साथ उनको स्वीकार करेंगे, उनको रहने के लिए। तो प्रेमनगर में भी हमारे उस समय के विभाजन के समय के जो लोग आए, उसमें अभी भी उनको मालिकाना हक नहीं मिला। कुछ ऐसा ही एक क्षेत्र हमारा गोविंदगढ़ टीचर्स कॉलोनी है, जो वहाँ बहुत समय से रह रहे हैं, उनको मालिकाना हक नहीं मिला। तो मेरी प्राथमिकता ये भी रहेगी उनको मालिकाना हक मिले। जो बिजली, पानी और सड़क की व्यवस्था, ये तो सरकारी स्तर पे होती है, ये तो काम होना ही है। लेकिन मेरा ये मानना है कि मेरे अपने जो मेरा एक राजनीतिक अनुभव है कि जो अभावग्रस्त लोग हैं, चाहे वो पेंशन से हैं, चाहे वो विधवा हैं, चाहे वृद्ध वो अपना दिव्यांग है, और या विधवा अवस्था पेंशन है, या राशन कार्ड की समस्या है, ऐसे बहुत से काम हैं। उनके लिए लोगों को लाइन में ना लगना पड़े, उनका जो पात्र है उसको वहीं पे वो सुविधा मिले। जितने हमारे बेरोजगार हैं उनके लिए भी प्रत्येक विधानसभा में एक ऐसा हो, जैसे सुदूरवर्ती पर्वतीय क्षेत्र से बहुत से लोग मन बना के आते हैं कि हम देहरादून में जाएंगे, वहाँ हमें कोई काम मिलेगा, तो उनके लिए भी कोई एक ऐसी व्यवस्था हो जहाँ वो आएँ और उनका वहाँ 2 या 3 दिन रहने का एक ऐसा आसाना मिले। और वहाँ से उनको अगर जो अभी
परमानेंट सरकारी जॉब तो मिलना अभी कठिन है, लेकिन फिर भी जितने उनकी सहायता हो उसमें हम सहायता करें, या अपनी एक ऐसी टीम हमने अभी यहाँ पे बनाई हुई है कि जैसे कोई आता है ऊपर से तो हम एक जो भी टेक्निकल हैंड वाला है या जो काम करना चाहे तो हमारी टीम उससे पूछती है कि भाई अभी क्या करना है आपने। तो जहाँ तक हमारा प्रयास होता है हम कोशिश करते हैं कि उसको हम वहाँ एडजस्ट कर दें और वो अपने पाँव पे खड़ा होकर अपने जो सुदूरवर्ती क्षेत्र में उसके बुजुर्ग माँ बाप हैं उन तक भी कुछ राशि वहाँ तक पहुँच जाए। तो यही एक अपना प्रयास है कि जो हमारा प्रदेश बना था, प्रदेश किस लिए बना था कि अब पलायन ना हो, हम अपने क्षेत्र में रह के साधन संपन्न बने और अपने प्रदेश को ऐसा प्रदेश बनाए कि जो देश में अग्रणी, जिस प्रकार से हमारे पूर्ववर्ती उन्होंने बोला कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी है, ये पूरे देश के काम आती है। देश के काम आना अच्छी बात है, गौरव की बात है, लेकिन अपने क्षेत्र में हम रह के विकास करें, अपने जो हमारे जो माँ बाप हैं, अपने जो परिजन हैं, उनकी भी सेवा यहीं रहते हुए करें। तो ऐसा एक सपना है कि अपनी विधानसभा में हमारा एक अच्छा स्कूल तो बहुत है, यहाँ पे एक कॉलेज भी हो, स्टेडियम की बहुत कमी है। आज हम खेलो इंडिया या विभिन्न माध्यम से बोलते हैं कि स्वस्थ भारत सुदृढ़ भारत। स्वस्थ भारत कब होगा जब खेलने के लिए मैदान ही नहीं है, तो बच्चा स्वस्थ कैसे होगा। और जो बच्चा मैदान में शाम को आ जाएगा वो बुरी संगति से और नशे से दूर रहेगा। मेरा एक ये भी है कि आज हम जैसे उड़ता पंजाब की बात चलती थी, आज हमारे प्रदेश में भी नशे का बहुत एक वो है। हम पिछले 12-14 साल से इसके अगेंस्ट एक मुहिम चलाए हुए हैं। शासनिक प्रशासनिक अधिकारियों से भी समय समय पर मदद मिलती रहती है, लेकिन फिर वो घटने की बजाय वो बढ़ ही रहा है। ये एक बहुत चिंता का विषय है। अगर जो आप लोगों के सहयोग से कभी मुझे मौका मिलेगा इस विधानसभा में नेतृत्व करने का, संघ संगठन के आशीर्वाद से, तो मेरी पहली प्राथमिकता यही रहेगी कि नशे से, पाप से, व्यभिचार से हमारा युवा बचा रहे और वो मैदान में आके स्वस्थ रहे। जब भी हम एक जो सुदृढ़ एक भारत ज्येष्ठ भारत सुदृढ़ भारत की बात करते हैं, वो सपना तभी साकार हो पाएगा। अब पुंडीर जी, क्योंकि जब बल्लीवाला का फ्लाईओवर जब बन रहा था उस समय पर बड़ा एक आंदोलन चला था, आप भी उस आंदोलन में शामिल थे। अब फ्लाईओवर को बने काफ़ी साल भी हो गए हैं, बीच में काफ़ी विवादों में भी रहा क्योंकि लगातार एक्सीडेंट वहाँ पर हो रहे थे। तो क्षेत्र के लिए और खासतौर पर विधानसभा, क्योंकि यही विधानसभा पड़ती है और क्षेत्र भी यही पड़ता है, आज कितना कारगर देख रहे हैं, लोगों को कितना फ़ायदा हो रहा है, या फिर कुछ कमियाँ रह गई थी जो कि होनी, जिनको कि पूरा करना बाकी था? देखिए, हम उस समय भी हमने समस्त क्षेत्रवासियों ने और जो हमारे व्यापार मंडल के पदाधिकारी हैं, हमारा प्रयास ये था कि जो भी काम हो वो सुनियोजित हो। विकास की आड़ में हमारा जो अपने प्रदेश की, हम आर्थिक रूप से भी इतने संपन्न नहीं है, लेकिन विकास की आड़ में जो पैसे को ठिकाने लगाने की एक जो पूर्व सरकार की एक परिपाटी रही है, उसमें हमने इनसे पहले विचार विमर्श किया, लेकिन जब बात नहीं बनी, हमारे व्यापारी बंधु 3 साल तक अपनी दुकानें बंद करके बैठे और क्षेत्र में बहुत परेशानी थी। हमने इसको बोला कि आप इसको, एक तो यहाँ पे फ्लाईओवर की आवश्यकता ही नहीं थी, बल्लीवाला और बल्लूपुर चौक का चौड़ीकरण करके लेफ्ट हैंड फ्री करना था। लेकिन इन्होंने, आपने कहीं नहीं देखा होगा, एक तो वो कंपनी ब्लैक लिस्टेड कंपनी को काम दिया और 22 करोड़ में तो 4 लेन बन रहा था फ्लाईओवर हमारा। आपने कहीं ऐसा सुना भी नहीं होगा, 44 करोड़ में 2 लेन बना। हमने उस समय बोला कि ये बहुत एक ऐसा टर्न है यहाँ पे अपने पेट्रोल पंप के पास कि विजन क्लियर नहीं था बिल्कुल एकदम। जब भी फ्लाईओवर बने तो स्ट्रेट बनना चाहिए। तो हमने कहा कि आप हमारे बच्चों के लिए खूनी पुलिया बना रहे हैं, ना कि आप फ्लाईओवर बना रहे हैं। आप इसमें दोबारा से विचार करें, ये बने तो मानक के अनुरूप बने, नहीं तो ना बने। उसी के लिए हमने लगातार 7-8 दिन धरना प्रदर्शन किया, लेकिन उस गूंगी बहरी सरकार ने हमारी नहीं सुनी। और ये बड़ा दुर्भाग्य मैं कहूँगा कि हमारे लगभग 10 या 11 बच्चे मात्र 2 साल में, जब ये फ्लाईओवर बना, उन 10 या 11 बच्चों दुर्घटना में बस वो अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए। मैं तो उनके परिजनों के प्रति इतनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। और आप देखो, अगर जो इसको वो अपने ऊपर ले ले आदमी, इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं है। जो हम यहाँ के क्षेत्रवासी हैं, हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आज भी जब हम निकलते हैं तो हमें रास्ता पार करने में, हमारा जो कांवली गांव का 400 साल पुराना रास्ता था, वो कट बंद हो गया हमारा। और इस फ्लाईओवर के बनने से आज भी हम तो जाम की समस्या से निरंतर ग्रसित हैं। और जो फ्लाईओवर बना, फ्लाईओवर के आसपास जो घर हैं उसमें इतने स्पीड ब्रेकर बन गए कि रात को वो लोग वहाँ के जो फ्लाईओवर के आसपास है वो सो नहीं सकते। इतनी तेज़ आवाज़ और इतनी कंपन होती कि उनको अपना घर में रहना बड़ा मुश्किल हो गया। तो ये तो
मतलब विकास की आड़ में अनियोजित विकास किया और पैसे का दुरुपयोग किया। जी, आपका कहना है कि सुनियोजित तरीके से कुछ और सुनियोजित बेहतर तरीके से उसमें कुछ हो सकता था। अच्छा पुनीर जी, आप क्योंकि फुटबॉल भी खेलते हैं, बहुत कम राजनेता ऐसे होते हैं, चाहे हम इंटरव्यू भी किसी का करें, फुटबॉल भी खेलते हैं और ताइक्वांडो को भी आप नेशनल प्लेयर रहे हैं। आपके घर में जब हम आए तो काफ़ी सारी गायें यहाँ पर बंधी हुई हैं, एक पूरा जो परिवेश है ग्रामीण परिवेश सा लगता है। किस तरह से मैनेज करते हैं इन तमाम चीज़ों को, क्योंकि एज एक आप राजनेता भी हैं, तो उसमें क्या मिट्टी से जुड़ाव ऐसी कोई फीलिंग आती है इन सब चीज़ों को देखते हुए? देखिए, जो व्यक्ति अपनी सनातन संस्कृति से, अपनी संस्कृति से जुड़ा रहेगा, और मैं समझता हूँ कि हमारी सनातन संस्कृति संयुक्त परिवार में रचती बसती थी, और मैं परमपिता परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हम 5 भाई हैं और हमारा संयुक्त परिवार है, एक ही चूल्हा है, और हम सब मिलजुल के ये काम जो करते हैं। भगवान कृष्ण ने जो एक वो दिया था, वसुदेव कुटुम्बकम, पूरा विश्व एक परिवार है, तो हम यहाँ पे भी एक परिवार की तरह सब रहते हैं। और मैं संयुक्त परिवार में रहता हूँ, तो संयुक्त परिवार में जो एक दूसरे के दिलों को समझने की, एक दूसरे के जज्बात को समझने की, एक दूसरे के काम में सहयोग करने की जो एक परिपाटी है। और गाय भैंस की बात है तो मैं एक किसान का बच्चा हूँ। यहाँ पे एक दुर्भाग्य ये था कि जब हम एनडी तिवारी सेकंड टाइम सीएम बने, तो हमारे इस सेवला न्याय पंचायत, जिसमें ये 11-12 गांव थे, इसमें अर्बन सीलिंग के तहत हमारी ज़मीनें सब चली गई। तो हमें ज़मीन थोड़ा दूर लेनी पड़ी। मैं किसान परिवार से हूँ और गाय भैंस तो तभी से रखते हैं, और अपने हाथ से ही सारे काम हमने, हमारे बड़ों ने किए हैं। तो हम सौभाग्यशाली हैं कि गौ माता की सेवा भी हो रही है और कृषि भी हो रही है। किसान, क्योंकि अब किसान एक बैकग्राउंड से, किसान परिवार से, क्या नहीं लगता है कि उत्तराखंड की अगर हम बात करें, पहाड़ों में किसानी थोड़ी महंगी साबित हो रही है, या फिर ये कहें कि बिना लाभ वाली साबित हो रही है, चाहे वो किसानी हो, चाहे वो पशुपालन हो? नहीं, अब आप देख रहे होंगे जब से माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार आई है, तो चाहे और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि में लगभग अब तक 10.5 करोड़ किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि का पैसा गया है। हमारे धन सिंह रावत जी सहकारिता के माध्यम से, और हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो लगातार कृषि के लिए काम कर रहे हैं। और पहाड़ में एक ये बहुत समस्या थी कि जो बंदर और जंगली सूअर ये बहुत नुकसान करते थे, अभी भी नुकसान करते हैं। लेकिन अब हम ऐसी योजना लाए हैं, चाहे वो लेमन ग्रास है या गुलाब की खेती है, ऐसा जिसको कि फसल को नुकसान भी ना हो और किसान की आय भी दोगुनी हो। इसी के तहत अभी हमारे कृषि मंत्री सुबोध उनियाल जी ने भी एक पहल की। रिवर्स पलायन में हमने भी एक सुझाव दिया था कि जितने हमारे प्रवासी उत्तराखंडी भाई आए हैं, हम मनरेगा में उनको उस कृषि से वहाँ जोड़ दें, जिससे उनको भी रोजगार मिले, और ऐसी हम खेती करें जिससे कि जानवर भी नुकसान ना करें। तो आज आपने उसका परिणाम देखा होगा कि पहले हमारे पास अपने सेब के लिए जो उत्तराखंड का हमारा फल पट्टी एक बहुत बड़ी है, उसमें पेटे भी हम हिमाचल से लिया करते थे। आज माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में और सुबोध उनियाल जी के उसमें और धन सिंह रावत जी के मार्गदर्शन में, सहकारिता के माध्यम से ऐसे काम हो रहे कि किसान आज आत्मनिर्भर बन के अपने आप को खेती से जुड़ के वो लाभ की ओर है, और जितना नुकसान हो रहा था वो नुकसान ना के बराबर है। हम अपनी सेब की पेटियों में, जो सेब हमारा 100 रुपये में नहीं उठता था, आज वो 200-225 रुपये की पेटी का उसको पर पेटी मुनाफा हुआ है। ये तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैं कहूँगा, इसके लिए मैं धन्यवाद करूँगा अपने माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का। सरकार की आपने बात करी है, प्रदेश सरकार के कामकाज को किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि चुनावी वर्ष है, अपने काम आपको दिखाने हैं। मैनिफेस्टो जो आपने जारी किया था पिछले चुनाव में, क्या वो काम पूरे हो रहे हैं? और क्योंकि एक तरीके से अगर देखें तो विपक्षी जो पार्टियां हैं, कांग्रेस हो, यूकेडी हो, लगातार आरोप यही रहता है कि प्रदेश सरकार काम नहीं कर पा रही है और लोगों तक वो योजनाएं नहीं पहुंच पा रही, लोगों तक लाभ नहीं पहुंच पा रहे। किस तरीके से इसे देखते हैं आप? ये बहुत सौभाग्य है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जैसा ज़मीन से जुड़ा मुख्यमंत्री हमको मिला, जो कि बातें कम और काम ज़्यादा में विश्वास रखते हैं। उनको दिखावे में वो नहीं है। रिवर्स पलायन आयोग का मामला देखें आप, और अटल आयुष्मान योजना में हमारा पहला, पूरे भारतवर्ष में पहला ऐसा प्रदेश है कि जिसमें प्रत्येक परिवार को उन्होंने जोड़ा। ये एक बहुत बड़ी बात है। कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना देख लो, 4 धाम परिषद का गठन देख लो, कितने काम हो रहे हैं। अभी ये घसियारी महिलाओं के लिए जो हमारा, ये देखो, अभी एक अपने ऊपर तोल के देखो कि हमारे घर से कोई महिला भी चारा लेने गई या लकड़ी लेने गई और उसको कोई
बाघ या हाथी या कोई हमला करके वो ना आए तो कैसा लगेगा। तो उसके लिए एक योजना, पैतृक संपत्ति में महिलाओं के लिए भी उन्होंने अधिकार दिलाया। तो मुख्यमंत्री की जो भी योजनाएं हैं, पिरूल योजना है, 1 रुपये में हर घर में नल से जल, ऐसी योजना है, ये वो काम है जो आज तक किसी ने नहीं किए थे। हर गांव में, हर घर में बिजली पहुंचाने की योजना है। कोविड में आपने देखा होगा कहीं कोई ऐसा घर या कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था कि जहां हम भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति एक परिवार के सदस्य की तरह लगातार ना खड़े हों। जी। लेकिन इन तमाम कामों के बावजूद, जैसा कि मैं कह रहा हूं कि विपक्ष लगातार, जैसे कांग्रेस का तो ये कहना है कि आने वाले जो चुनाव होंगे उसमें कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगी, दूसरी तरफ से यूकेडी का दावा भी वही है। तो क्या विपक्ष जो आरोप लगाता है सरकार के ऊपर, जैसे आपने अभी काम गिनाए हैं, सरकार के इतने सारे काम हुए हैं, तो क्या वो काम धरातल पर भी उतर पाए हैं या फिर खाली घोषणाओं तक सीमित रहे धरातल पर? क्योंकि कांग्रेस देखिए कह रही कि पूरी तरह से सरकार उनकी आने वाली है। कौन सी कांग्रेस कह रही, मैं तो ये नहीं समझता हूँ। प्रीतम सिंह वाली कांग्रेस कह रही, इंदिरा हृदय वाली कह रही है, हरीश रावत जी जो लगातार हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री की पीठ थपथपा के उनके कामों की तारीफ कर रहे हैं। और आप देखो काम धरातल पे, आप कह रहे हमारी ऑल वेदर रोड का जो निर्माण चल रहा है वो काम धरातल पे है जी। किसानों के, अभी आपने देखा होगा पिछले सप्ताह ही हमारा यहाँ एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, किसानों को 3 लाख रुपए का ब्याज, जो समूह में महिलाएं काम कर रही हैं उनको 5 लाख रुपए तक का ब्याज और बिना ऋण का। ये तो धरातल पे ही काम हो रहे हैं। पहले जो काम होते थे वो सिर्फ जनता की गाड़ी कमाई का और जो राज्य कोष को घटाने के लिए सिर्फ अपने फायदे के लिए काम होते थे। माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी 0 टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने बिचौलियों को, जो राजनीति में सचिवालय में विधानसभा में जो बिचौलिए थे उनको खत्म कर दिया और SIT का गठन किया कि कोई भी अगर जो कोई जरा सी शिकायत आए तो उसका तुरंत एकदम निर्णय लेके उस पर जांच बिठाई जाएगी। पहली बार आपने इन 20 साल में देखा होगा कि IAS अधिकारियों को भी उन्होंने जी लगाम कसी है उन पे भी। लेकिन क्या जनता भरोसा कर पाएगी? क्या जनता को भरोसे में ले पाएगी सरकार? क्योंकि बातें कम और काम ज़्यादा अगर हो रहा है, बातें नहीं होंगी तो जनता को पता कैसे चलेगा? नहीं, आपने ये तो अभी जब से माननीय मुख्यमंत्री ने ये पदभार संभाला था तब से वो जनहित के अच्छे काम कर रहे थे, पब्लिक उनके साथ है। पिछली बार आपने जो हमारे प्रधानी के और अपने ब्लॉक प्रमुख के और जिला पंचायत के चुनाव देखे, उसमें भी ये बहुत बोल रहे थे। तो वो आपने देखा होगा निर्णय माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में और नरेंद्र मोदी जी के केंद्र के जो एक विशेष आशीर्वाद, अभी आपने देखा होगा 3 दिन में वो लगभग 342 करोड़ रुपए तो सड़क परियोजना के लिए लेके आए हैं। जो हमारा भी एक आपदा आई उसमें टनल के लिए 222 करोड़ रुपए लाए हैं। अपने देहरादून शहर के लिए जो ISBT और उसके आसपास की सड़कें खराब थी उनके लिए 68 करोड़ रुपए लाए हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से त्रिवेंद्र सिंह रावत जी वो काम कर रहे हैं जो अभी तक, जो हमने एक प्रदेश का, जो हमारे आंदोलनकारियों ने भी एक उत्तराखंड, कैसा उत्तराखंड हो, हमारे सपनों का उत्तराखंड हो, उसमें गैरसैंण एक ऐसी बड़ी उपलब्धि है जिसको हमने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। इसका श्रेय मैं त्रिवेंद्र रावत जी को देता हूं और उन अपने सर्वोच्च बलिदानी आंदोलनकारियों की भी आत्मा को कुछ राहत पहुंची होगी कि चलो हमारा जो एक सपना था उसको पूरा करने वाला कोई तो ऐसा अपना प्रदेश का है। यहाँ पर भी आरोप है, कांग्रेस का कहना है सिर्फ एक पॉलिटिकल सटायर है, सिर्फ एक पॉलिटिकल ड्रामा है दिखावे के लिए, और क्योंकि पूरी तरीके से स्थायी राजधानी कर देना चाहिए था, कांग्रेस का आरोप है। पूरी तरीके से स्थायी राजधानी कर देना चाहिए था। देखो कांग्रेस और विपक्ष का तो हम कोई भी अच्छा काम करेंगे, तो मैं वो वाले विपक्ष को देखना पसंद करता हूं या उसको आदर्श मानता हूं जो वाजपेयी जी के उस समय का कार्यकाल था कि अगर जो सत्ता पक्ष जो अच्छा काम करता है तो हमें मिलके उसका सहयोग करना चाहिए, उसकी पीठ थपथपानी चाहिए और उसके काम में सहयोग करना चाहिए, ना कि कांग्रेस या इन अन्य विपक्षी दलों की तरह कि जो भी जनहित का या अच्छा काम हो रहा उसमें बेवजह अड़ंगा लगाकर और सरकार के खिलाफ बोलना, ये एक अच्छे विपक्ष की भूमिका नहीं है। इससे आने वाले समय में हमारे जो नौजवान हैं, जो एक आम जनता है, जो अच्छे सोच के अच्छे लोग हैं, जो राजनीति में आना चाहते हैं, उनका मन खिन्न होता है। हमें अच्छे काम की भरपूर तारीफ करनी चाहिए। जी चलिए, आपका कहना ये है कि अच्छा काम हो रहा है, सरकार अच्छा काम कर रही है अपनी तरफ से। एनवायरनमेंट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि जैसा हमें पता चला है कि आप हर साल वृक्षारोपण करवाते हैं, 5000 के करीब आप पेड़ लगाते हैं। मुख्यमंत्री ने भी इस बार ये कहा है कि हरेला की हम छुट्टी कर रहे हैं
और उस दिन आप घूमने मत जाइए, आप वृक्ष लगाइए। किस तरीके से देखते हैं इस फैसले को और इन तमाम चीज़ों को, जिस तरीके से पर्यावरण एक चिंता बनी हुई है, हाल ही में जो आपदा आई है चमोली में, इन सब को देखते हुए ये फैसला और पर्यावरण के लिए क्या आप सोचते हैं कि क्या होना चाहिए? देखिए, पूरे विश्व के लिए पर्यावरण की चिंता एक पूरे विश्व को करनी चाहिए और हम सनातन संस्कृति वाले पर्यावरण को हमने हमेशा संरक्षण दिया है। हमने वृक्षों की पूजा की है, जल को देवता माना है, तो हमारी तो संस्कृति में है ये रचा बसा। और हम सौभाग्यशाली कि हम देवभूमि उत्तराखंड के वासी हैं। और माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने, अभी आपने देखा होगा 2 साल पहले उन्होंने 1 लाख वृक्ष का नदी के किनारे रोपण किया था रिस्पना के तहत। उनकी एक सपना है कि रिस्पना को पुनर्जीवित करने का, तो उसमें 1 लाख से ज़्यादा वृक्ष लगाए थे। और पर्यावरण के लिए हमारे संघ ने भी एक पर्यावरण एवं जल संरक्षण आयोग बनाया, जिसमें हमारे RBS रावत जी को उन्होंने हमारे प्रदेश की भूमिका दी है। और हमारी भी एक संस्था है, हम लगभग 14 वर्ष से, मैं और हरीश सनवाल, गिरीश सनवाल, हम उसमें काम करते हैं। 14 वर्षों से हमने पॉलीथीन का और ये जितना भी पर्यावरण को दूषित करने वाला डिस्पोजल है, जो प्लास्टिक है, इसका हमने बहिष्कार किया है। लोगों को जागरूक करते हैं समय समय पर, और हर वर्ष कपड़े के 5000 थैले बांटते हैं। और कन्याओं कोशिश करते हैं कि जो हम 5000 वृक्ष, फलदार वृक्ष लाते हैं, वो कन्याओं से लगवाएं, परिवार के किसी बच्चे से लगवाएं, जिससे कि परिवार का, पूरे परिवार का उससे आत्मिक लगाव हो। क्योंकि एक वृक्ष एक बच्चे की तरह पाला जाता है, और पर्यावरण बचेगा तभी हम बचेंगे। लगाव वृक्ष से हो, क्योंकि आपने कहा है कि 1 लाख के करीबन या फिर जो भी आंकड़ा होता है वृक्षारोपण होता है, लेकिन मेन चुनौती ये होती है कि 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद क्या वो पौधा जीवित है या नहीं है। आप खुद भी इस तरह के काम करते हैं, ये चुनौती भी एक बहुत बड़ी है। एक पौधा आपने अगर लगाया तो उसको 10 साल के बाद बड़ा करें, ये भी जिम्मेदारी बनती है। मैंने आपको बताया कि एक पेड़ को एक बच्चे की तरह, अपने बच्चे की तरह सींच के पाल पोस के बड़ा किया जाता है। और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम इस प्रदेश, जो हमारा उत्तराखंड प्रदेश है, 65% आच्छादित वनों से आच्छादित है। और हम अपने इस देश को इतना बड़ा एक पर्यावरण का वो दे रहे हैं, जिसका कि हमें ग्रीन बोनस मिलता है। ये किसकी देन है? हमारे पूर्वजों की। तो जैसा पर्यावरण हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें दिया, हम सब की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम आने वाले समय में अपने नौजवान और नौनिहालों को उतना ही अच्छा, स्वस्थ और एक ऐसा पर्यावरण दे कि जिससे कि वो स्वस्थ रहे। पुंडीर जी, इस बार क्योंकि पिछला जो साल था पूरा, लगभग पूरा ही साल कह लें, कोरोना वायरस में चला गया, लॉकडाउन लगा, काफ़ी परेशानियां लोगों को हुई, कई एक बड़े स्तर पर लोगों ने काम भी किए हैं एक दूसरे के लिए, सरकार ने भी काम किया। सरकार के कामकाज को किस तरह से तोलते हैं और एक जो असर पड़ा है, उस असर को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये एक वैश्विक महामारी से हम पूरे विश्व ने अब की बार सामना किया। ऐसा हमने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन हमने प्रत्यक्ष सबने इसका सामना किया। और हम सौभाग्यशाली हैं कि आज हम स्वस्थ होकर इस पर वार्ता करें, नहीं तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज हमारे बीच में नहीं है जी। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष में प्रत्येक व्यक्ति ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो जो उनसे बन पड़ा वो सहयोग किया, तभी आज हम विश्व में इस इतनी बड़ी आपदा के बाद आज ऐसे खड़े हैं आत्मनिर्भर होके। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण आपने देखा होगा कि वैक्सीन बना के और निःशुल्क हमने पहले कोरोना वॉरियर्स को, जो अग्रिम पंक्ति के थे, और इसके अलावा ब्राज़ील और जो हमने दक्षिण अफ्रीका को वो दी है, तो उसके लिए पूरे विश्व में जो हमारी सनातन संस्कृति है, वसुदेव कुटुंबकम वाली, सर्वे भवन्तु सुखिनः वाली, उसी पे चलते हुए आज हमने ये काम किया। आपने देखा होगा बड़े बड़े महानगरों से उस समय गाँव की और लोग आए। गाँव के लोग और क्यों आए? पहले वो वहीं काम करने गए शहर में तो सब कुछ सुविधा थी, लेकिन जब कोविड में देखा, गांव में क्यों आए लोग? गांव में सनातन संस्कृति रचती बसती है, लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं। वहाँ कोई भूख से अगर जो व्याकुल होगा तो हम उसको, पड़ोस में चूल्हा नहीं जला तो क्यों नहीं जला, तो 4 लोग उससे पूछेंगे जाके और उसके साथ बैठ जाएंगे। तो ऐसी हमारी सनातन संस्कृति है। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा, अगर जो हम सौभाग्यशाली अपने आप को समझते हैं कि हमने उसका निडरता से सामने किया है। और भारतीय जनता पार्टी का तो प्रत्येक व्यक्ति इस तरीके से लगा था कि जैसे मेरे ऊपर ही सारी जिम्मेदारी है,
जिससे जितने सामर्थ्य बन पड़ी उसने उतना किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक पदाधिकारी और कार्यकर्ता, वोटर, सपोर्टर माननीय नरेंद्र मोदी जी, जैसे नरेंद्र मोदी किचन चल रही है, कोई मास्क बांट रहा है, महिलाएं जो हमारी महिलाएं थी वो लगातार मास्क बना के बांट रही, कोई सैनिटाइजर बांट रहा है। और आपने देखा होगा अपने इस महानगर में सेवा सभी ने की है, और मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मतलब बिना किसी राजनीतिक लाभ के और बिना किसी फोटो शूट किए जिन्होंने सेवा की। मतलब जो वसुदेव कुटुंबकम हम कहते हैं, पूरा विश्व एक परिवार है, तो हमने एहसास उसको ये कराया कि हम सब परिवार के सदस्य हैं। जी बिल्कुल। तो एक बड़े पैमाने पर ये तमाम काम हुए हैं। पुनीत जी, आखिरी सवाल और सीधा सवाल एक बार फिर से मेरा वही रहेगा, क्योंकि अब चुनावी मोड आने वाला है, चुनावी साल है, अगले साल चुनाव होने हैं। क्या जोगिंदर पुंडीर का इतने सालों का इंतज़ार इस बार ख़त्म होगा, ये उम्मीद है? और क्या जो आने वाले चुनाव हैं उसमें बीजेपी एक बार फिर से खुद को रिपीट कर पाएगी, और अगर कर पाएगी तो क्या पैमाना रहेगा? देखिए, मैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में और माननीय बंशीधर भगत जी ने अभी जो हमारे जेपी नड्डा जी, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो हमारी सबसे पहली इकाई है बूथों पर वो आए। मेरा बूथ सबसे मजबूत माननीय अनिल बलूनी जी का भी एक वो था। भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 70 में से 57 सीट पे जीती थी। अब की बार बंशीधर भगत ने और माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने अब की बार 70 में से 60 का लक्ष्य रखा है। उस 60 में क्या जोगिंदर पुंडीर भी होंगे? मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा अगर जो मेरे को शीर्ष नेतृत्व ने ये मौका दिया। तो प्रत्येक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा होती है कि वो आगे बढ़े। चलिए, बिल्कुल, प्रत्येक व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं होती है। बहुत बहुत शुक्रिया पुंडीर जी आपका। तो ये थे जोगिंदर पुंडीर, बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए संवाद 365 के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।